नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली आरपीएफ के जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2019 का, उसके 50 क्वेश्चंस जो आए थे जीके में वो डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे 18 जनवरी 2019 को जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि खेल में संगठन है FILA वो किससे संबंधित है। तो जो FILA है वो हमारा कुश्ती से संबंधित है। अगर यही बात की जाए FIFA फीफा की बात की जाए तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, हमारा फुटबॉल से। किससे संबंधित हो जाएगा, फीफा संबंधित हो जाएगा फुटबॉल से। और यहाँ पूछा गया है FILA। इसके बारे में देख लेते हैं। विश्व कुश्ती संघ जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, कुश्ती के खेल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती का नियमन करता है। इसकी स्थापना 1912 में, अगर आपसे स्थापना पूछ ली जाए तो 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डैश लुट्स एसोसिएट्स, ठीक है, के नाम से की गई थी। वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर UWW मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड में है। इसमें आपने मेन जो 3-4 पॉइंट याद रखने हैं वो याद रखने हैं। पहला क्या याद रखना है, जो FILA है वो किससे संबंधित है, हमारा कुश्ती से संबंधित है। स्थापना हुई थी 1912 में। नाम कब बदला गया, 2014 में। क्या नया नाम रखा गया, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ये 4-5 चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। अगर मैं बात करूं कपास की तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। चीन कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कपास जो है वो भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है। यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। भारत में लगभग 67% कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में और 33% कपास की पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है, लेकिन प्रश्न काल के समय चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश था। ठीक है, जब 2019 में पूछा गया था तो चाइना था सबसे बड़ा उत्पादक। अगर आज के टाइम में हमसे पूछा जाए तो भारत जो है वो विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज को क्या दर्शाता है। देखो जो फॉर्मूला 1 है वो क्या है, एक आपका रेसिंग का गेम है, रेस का वो है। उसमें क्या होता है, आपको अलग अलग झंडे दिखाए जाते हैं। तो इसने पूछा है जो येलो ध्वज है वो क्या दर्शाता है, वो आपको खतरा या धीमा होना चाहिए। वैसे खतरा डेंजर होता है आपका रेड, लेकिन इसमें येलो होता है। देख लेते हैं एक बार। देखो जो पीला झंडा है, पीला झंडा आमतौर पर किसी दुर्घटना, रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है। ठीक है, आपने याद रखना है जो फॉर्मूला 1 रेस है उसमें पीला झंडा क्या करता है, किसी दुर्घटना या खतरे का संदेश। हरा झंडा दौड़ की शुरुआत या सावधानी अवधि के अंत का संकेत। हरा झंडा दौड़ की शुरुआत। लाल झंडा खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत। और सफेद झंडा दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। ठीक है, चारों झंडों का आपने वो याद रखना है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हमसे बात की जाए वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश की तो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश है उसका लोक नृत्य क्या है। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की तो ओटम थेडल उसका लोक नृत्य है। जब बात की गई है आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य आता है आपका कुचिपुड़ी। क्या आता है, कुचिपुड़ी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओटम थेडल, विलासिनी नाट्यम, भामाकल्पम,
लंबाड़ी, डंडारिया, बुट्टू बोमलू इत्यादि है, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बस यही याद रखना है कि जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा कहता है जो सेंधा नमक है उसका अपवर्तनांक क्या है। अगर मैं बात करूं सेंधा नमक की तो 1.54 उसका क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो हमारा जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कर्नाटका में स्थित है। अगर मैं बात करूं विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका राज्य के हम्पी में स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसे पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाराबती स्टेडियम में स्थित है। तो जो आपका बाराबती स्टेडियम है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बात करें बाराबती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है। यह एक क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या थी। जो एशियाई खेल हुए थे कब हुए थे, 2018 में हुए थे। भारत के द्वारा जीते गए कितने पदक थे, 69 पदक थे जो भारत ने जीते थे। 18वां एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से लेकर 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालिम्बंगाम शहर में किया गया था। आपने कुछ नहीं याद रखना क्योंकि 2018 की बात थी तो वो आपसे ना भी पूछे दोबारा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश की तो सभी को पता है लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है। आसाम नहीं है क्योंकि आसाम क्या है, आसाम हमारा एक राज्य है। ठीक है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। अगर मैं बात करूं विशालकाय ग्रह की तो बृहस्पति को क्या कहा जाता है, विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून को जेवियन ग्रह या गैसीय विकासशाली ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। ठीक है। आपने बस यही याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जो सिडबी है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। देखो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो MSME क्षेत्र है उसके अंतर्गत की गई थी। आपने बस इसकी स्थापना याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। देख लेते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 थाइमाइन और विटामिन B7 बायोटीन। इसकी एक ट्रिक भी मैंने अपने चैनल पे करवा रखी है कि थारी नैना ने पप्पी भी फूल को दी। ठीक है। इसमें आपके सारे के सारे विटामिन कवर हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कुवैत का मुद्रा नाम क्या है। जो कुवैत की मुद्रा है उसका नाम क्या है। तो सभी है, सिंपल है, कुवैत दिनार उसकी मुद्रा का नाम है। अगर मैं बात करूं कुवैत की राजधानी तो वो होती है बच्चों कुवैत सिटी और इसकी मुद्रा क्या है, कुवैती दिनार है। यह दुनिया का सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ऋग्वेद क्या है। तो सभी को पता है ऋग्वेद क्या है, एक वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। वो क्या कहलाता है, ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद जो है वो चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्रों का संकलन है जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त और ऋग्वेद की रचनाओं ऋषि को होत्र कहा जाता है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हरिद्वार शहर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो जो हमारा हरिद्वार है वो सभी को पता है गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर तथा सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है और यहाँ क्या होता है, कुंभ मेला भी लगता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जो पंचवर्षीय योजना अवधि डैश है। देखो, सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, जो आपकी पंचवर्षीय योजना है वो कब शुरू की गई थी? वो शुरू की गई थी 1951 को। कब शुरू की गई थी? 1951 को। पहली थी 1951 से 1956 तक। ठीक है, आपने इतनी चीज याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है, जो पंचवर्षीय योजना होती है, जो प्लानिंग कमीशन है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो उसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद एक चीज याद रखनी है कि 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग का गठन किया गया था। किसका किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1974 से लेके 1979 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना था तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। बस इतना आपने याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, लेकिन इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संप्रभुतः, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस वर्ष में हाइडस्पस की लड़ाई आयोजित की गई थी? जो हाइडस्पस का युद्ध है वो कब आयोजित किया गया था? 326 ईसा पूर्व में किया गया था। हाइडस्पस की लड़ाई को झेलम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। हाइडस्पस या झेलम, यह युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें यूनानियों की जीत हुई थी और पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का क्या प्रतीक है? या जो लोटस और बुल है उसका प्रतीक क्या दर्शाता है? वो आपका जन्म दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कमल और बैल का प्रतीक जन्म से संबंधित है। अश्व का प्रतीक त्याग से, बोधि वृक्ष का प्रतीक ज्ञान प्राप्ति से और चक्र जो पहिया है उसका प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। आपने ये सारी चीज याद रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है डैश एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो वो क्या है? एक आपका समावेशी विकास है। ठीक है, क्या है? एक समावेशी विकास है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एफडीआई का विस्तार क्या है? जो एफडीआई है उसका विस्तार है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई का विस्तार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें किसी देश के लिए एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर ने भारत में किया है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पृथ्वी की सबसे भारी परत या खोल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे भारी परत है उसको क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे भारी परत या खोल को क्रस्ट या भूपर्टी के कहा जाता है। यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है जो आपका सल्फर है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? एस, सल्फर एस, ठीक है। अगर मैं बात करूं गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक एस है और परमाणु क्रमांक 16 है। परमाणु क्रमांक क्या है? 16 है। यह प्रचुर बहुसंयोजी और अधात्विक है, ठीक है। बस इतना आपने याद रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत का विधि आयोग एक डैश है। तो भारत का विधि आयोग क्या है? एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है चड्ढा कप खेल से संबंधित है। जो हमारा चड्ढा कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। चड्ढा कप भारत में बैडमिंटन से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, लेडी रतन टाटा कप, महाराजा रणजीत सिंह कप और गोल्ड कप, ये सारे कप आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो खंडेशी कोई आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, बाकी बोडो है, पंजाबी है और असमिया है। देखो अब बात की गई है भाषा की, तो ये किस अनुसूची में आती है? 8th शेड्यूल या 8th अनुसूची में आती है, ठीक है। पार्ट क्या है इसका? पार्ट है 18, 16, ठीक है। 17 पार्ट है। पार्ट कौन सा है? 17 इसका पार्ट है, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 343 से 351 है। और भारत संविधान की 8वीं अनुसूची 12 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इयान जेम्स थारपे किस खेल से जुड़े हैं? तो जो इयान जेम्स थारपे हैं वो आपके किससे? एक ऑस्ट्रेलियाई क्या है? तैराक है। बस इतना याद रखना है, एक तैराक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है जो बिपिन चंद्र पाल है ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया शुरू किया था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। न्यू इंडिया जो कि दैनिक समाचार था वो एनी बेसेंट, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर, वंदे भारत, वंदे मातरम लाला लाजपत राय, और जो तलवार है वो बिकाजी कामा ने शुरू किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच डैश से कम होगा। तो अम्लीय वर्षा जब होगी जब वर्षा पीएच कम कितना होगा? 5.6 से कम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन डैश कहलाता है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? फोना कहलाता है। क्या कहलाता है? फोना, FAUNA, फोना कहलाता है, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों जंतुओं को सम्मिलित रूप से प्राणी समूह या प्रजाति को फोना कहते हैं। एक होता है फोना, एक होता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है असम का राज्य पक्षी क्या है? अगर मैं बात करूं तो सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख जो है वो असम का राज्य पक्षी है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वुड डक होता है। अब देख लेते हैं असम के बारे में। अगर हम राज्य भाषा बात करें तो असमिया, ठीक है। राज्य महोत्सव बिहू, राज्य पुष्प असम का देखो एक सत्रिया भी है, याद रखना। सत्रिया क्या है? एक आपका शास्त्रीय नृत्य है असम का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य पुष्प है ऑर्किड, राज्य वृक्ष है डिप्टोरापोर्कस मैक्रोकार्पस, और राज्य पशु है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है। देख लेते हैं अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। राजधानी अकरा की घाना, सियोल दक्षिण कोरिया की, और प्राग जो है वो चेक गणराज्य की राजधानी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है डैश वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। तो जिसको क्या होता है? मायोपिया होता है। वो क्या करता है? जो नजदीक की उसकी वस्तुएं होती हैं, पास वाली वस्तुएं हैं, उनको तो आसानी से देख लेगा, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी उनको अलग अलग नहीं कर पाएगा। ये तीन होते हैं, प्रेसबायोपिया, मोतियाबिंद और दूरदृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35।
जो संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो आपके आसाम से संबंधित हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो सभी को पता है राजा राम मोहन रॉय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसे बाद में 1828 में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। यह पुरोहितों, अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई क्या है? आपकी जूल है। ठीक है, देखो कार्य एक अदिश राशि है, अतः इसमें केवल परिमाण होता है, कोई दशा नहीं होती है। कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है? आपकी जूल होती है, जबकि पास्कल दाब की एसआई और हेनरी प्रेरक की एसआई और न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कैंट में गुण सूत्रों की संख्या क्या है? तो ये बिल्ली जो है कैट है आपकी, उसमें गुण सूत्रों की संख्या क्या है? वो होती है 19 जोड़े। ठीक है, बिल्ली में 19 जोड़े, 36 ऑटोसोम, 2 यौन गुण सूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े, 46 गुण सूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये आपका आता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। देख लेते हैं जो भारतीय संविधान है। देखो बच्चों, जब संविधान बना था अपने पास 8 अनुसूचियां थी, अब टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद, इन सब की क्या है? जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, उससे संबंध है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून और तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, उसके बाद है सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है। यह 4200 वर्ग किलोमीटर भारत में फैला है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है और एक रामसर साइट भी है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ऊतकों मतलब टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे ज्ञानी जेल सिंह। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ज्ञानी जेल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक था। वह 1972 से 77 तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 1986 में जो भारतीय डाक विभाग है संशोधन विधेयक के पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये आप सभी को पता है, जो एलोरा गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो कितनी है? 35 वर्ष है। देखो भाई, सबसे पहले होती है लोकसभा। देखो सबसे पहला क्या आता है? लोकसभा। लोक मतलब क्या हो जाएगा? लोग होने चाहिए 25 साल के। फिर है राज्यसभा। राज्य मतलब राजा बड़ा होना चाहिए, तो राजा होना चाहिए 30 साल का। उसके बाद आगे आपके गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की जो आयु है वो न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे याद रख लो, जो लोग हैं वो 25 साल के, राजा 30 साल का, बाकी जो भी बच गए वो सब 35 साल के। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी है बच्चों कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है
भारतीय आइंस्टाइन के रूप में किसे कहा जाता है? तो भारतीय आइंस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को भारत के आइंस्टाइन के रूप में जाना जाता है। यह एक बौद्ध दार्शनिक थे। इन्हें माध्यमिका दर्शन का संस्थापक भी माना जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है डल झील किस शहर में स्थित है? तो सभी को पता है जो श्रीनगर है उसमें डल झील स्थित है। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछ सकता है कश्मीर का मुकुट किसे कहा जाता है? तो डल झील को कहा जाता है। यह 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और 3 दिशाओं में पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये था आपका नितिन जयराम गडकरी, ठीक है, जो कि 2014 से बने हुए थे। उसके बाद है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH, जिसे एक एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खाद्य परीक्षक मतलब सिरका, औद्योगिक उपयोग, खाद्य उपयोग में किया जाता है। ठीक है, ये आज की शिफ्ट के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।